डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेबलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कैसे इंटरप्रेट करके देती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस की इनर्टनेस और लेबलिटी समझनी है तो वैलेंस बॉन्ड के ज़रिए से आप समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स रहता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा रहता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसा हो सकता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो बनते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बनते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। दोनों में 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो गए ताकि वो 6 लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? देखो, फ़र्क ये है, जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। 4s, सपोज 4s, 4p और 4d, यानी ये वाला s, ये वाले 3p और ये वाले 2d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ वो बाहर वाला यानी 4d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ। लेकिन जब आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से होती है? वहाँ पे 3d से शुरू होती है, 4s फिर 4p। ठीक है, यानी अंदर से शुरू होती है, अंदर के d ऑर्बिटल से। यहाँ के 2d ऑर्बिटल्स, यहाँ का एक s और यहाँ के 3p मिक्स होके हाइब्रिडाइज होंगे। इसीलिए मैं इसको लिखूँगा, ये है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि इसको लिखूँगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व, आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें इनर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब अगर आप ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स जो ये यहाँ से शुरू होता है जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ से शुरू होता है, इसमें लिगेंड्स यहाँ से शुरू होते हैं पैक होना, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लिगेंड्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो है ना वो मेटल के न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। या मैं ये कहूँगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो होंगे वो ज़्यादा टाइट होंगे, पैक टाइट मतलब वो अच्छी तरह से बाउंड होंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एज़ कम्पेयर टू आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं ये रहते हैं लेबाइल, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो टाइटली बाउंड नहीं रहते या वो अच्छी तरह से बाइंड नहीं रहते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। ठीक, अब रहा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्टेबल है और कौन सा नहीं है, या कौन सा लेबाइल है और कौन सा इनर्ट कॉम्प्लेक्स? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहता है कि अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में अंदर की तरफ d ऑर्बिटल्स वैकेंट रहे, यानी वैकेंट d ऑर्बिटल्स रहे, मगर कहाँ? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से अंदर। मान लीजिए ये है, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन शुरू होती है, इधर यहाँ से शुरू होती है हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया d2sp3। अब इस d इन दो d को छोड़ के जो अंदर वाले d ऑर्बिटल्स है, ये तीन d ऑर्बिटल्स, मैं बोलूँगा t2g d ऑर्बिटल्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इनमें अगर आप को कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी दिख गया, अगर यहाँ पे ऑर्बिटल एम्प्टी है तो समझ लेना कि इस पे अटैक ज़रूर होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगी, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगी, है ना। यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगी इजीली, डिसोसिएटिव। यहाँ पे इनर ऑर्बिटल में क्या हो सकता है? एसोसिएटिव। लेकिन एसोसिएटिव कब होगा? अगर
इन ऑर्बिटल्स के अंदर यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर की तरफ कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी देन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ऐसा रहा तो ये लेबाइल है, लेबाइल हो जाएगा यानी रिएक्टिव हो जाएगा। अगर कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है बिलो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो समझ लेना कि ये ऑर्बिटल इनर्ट है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, इसके लिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, ये है वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स हेक्सामीन वैनेडियम। वैनेडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इसका मतलब वैनेडियम जो है इसकी डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो रहेगी 3d2। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें अमोनिया एक्ट करेगा एज वीक लिगेंड। ठीक, या ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी एक्ट करता है तब भी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है यहाँ से D2sp3 यानी अंदर के 2 D, ठीक, ऑर्बिटल्स S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और इनमें लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ये ब्लू जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये मैंने लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स बनाए, मान लीजिए अमोनिया के। और जो ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये है वैनेडियम के खुद के। अब हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गई, यहाँ से अंदर की तरफ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे रह गया वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। मान लीजिए एक लिगेंड आया अटैक करने के लिए, वो अटैक कब करेगा, जब उसको जगह मिलेगी यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है अंदर की तरफ, तो लिगेंड आएगा और इसको देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में और बनाएगा 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और ये जो रिएक्शन है यानी यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, इसकी वजह से ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? लेबाइल, क्योंकि इसके साथ में कोई भी लिगेंड आके अटैक कर सकता है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखो हेक्सासायनोक्रोमेट में बोलूँगा, इसमें क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी इसकी 3d4 क्रोमियम की, यानी डी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयर अप कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे ताकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाए इजीली, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए इजीली। यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएंगे पहले, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगी यहाँ पे, यानी एक जोड़ी पेयर अप हो जाएगी ताकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स हो जाएं ये 2, ये एक और ये एक। उसके बाद में लिगेंड अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पे 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 देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आते हैं लिगेंड्स की तरफ से। ठीक है, अब लिगेंड्स की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आ गए और ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्रोमियम। इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, सो देयर इज़ नो अवेलेबल स्पेस फॉर एन इनकमिंग लिगेंड। अब अगर बाहर से कोई लिगेंड इस कम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करना चाहे, क्या यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। सो मैं ये कहूँगा कि ये इनर्ट कम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है और इनर्ट भी है। और एक एग्जांपल है मेरे पास में, ये MnCl6 नेगेटिव। इसमें अगर देखोगे आप तो यहाँ पे 6 Cl है, Cl नेगेटिव, लेकिन बचे नेगेटिव चार्जेस हैं सिर्फ 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब 6 में से 2 नेगेटिव गायब हो गए, और कौन गायब करेगा? 2 पॉजिटिव, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब मैंगनीज पे जो चार्ज है वो Mn2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 3d5। तो d5 सिस्टम है ये। हालांकि क्लोराइड्स जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं करा सकती।
यानी ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स को खाली नहीं करा सकती। अगर इनने अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स को खाली नहीं कराया तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से शुरू होगी। 3D को छोड़ के 4s 4p और 4d, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ पे, है ना, d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेकिन यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं खुद के मेटल के, ये 5 ऑर्बिटल्स में ऐसे फैले होंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी सब शेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स थे, वो पाँचों के पाँचों में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन ये ऑर्बिटल जो है ना, ये ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल देखो यहाँ पे अंदर के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं हुए, बल्कि इनर डी आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, ये वाले। तो इसका मतलब यहाँ पे लिगेंड्स दूर होंगे मेटल आयन से, तो उनको ब्रेक करना इजी होगा। तो मैं बोलूँगा दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इट विल बी लेबाइल। लेकिन कौन से मैकेनिज्म से लेबाइल हो जाएगा ये? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, राइट। अब इसके बाद में ये है और एक कॉम्प्लेक्स COCN6 3 नेगेटिव। अब CN आपको मालूम है, CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स को समझना है तो मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स को हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक, उस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फोल्डर में वो। अब यहाँ पे देखो CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या रहता है? पेयर अप कराना इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स खाली कराएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 3d6, कोबाल्ट का 3d6, यानी इसका मतलब D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन साइनाइड लिगेंड के साथ में ये 6 के 6 पेयर अप हो जाएंगे। ये देखो ये मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो गए। अब यहाँ पे अंदर की तरफ 2 डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, S खाली है, P खाली है। अब ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स है ये आए हैं लिगेंड से, क्योंकि उनने जब खाली ऑर्बिटल्स देखे यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज होते हैं और बनाते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये खाली ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्रॉम लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, तो ये बन गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट। तो इस तरह से आप लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ना VBD के बेसिस पे निकाल सकते हैं। अब लिमिटेशंस भी है, लेकिन VBD की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। यहाँ पे ये आपको नहीं बता सकता कि क्वांटिटेटिवली कितना लेबाइल है या इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू VBT D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। समझ में है ना? जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये D6 सिस्टम है, ये D6 या D5 सिस्टम। चलो यहाँ पे तो कोई मैंने D6 सिस्टम नहीं बनाया। अब D6 सिस्टम जो अगर हाई स्पिन रहा, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड रहा, तो उसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो नहीं रहते अंदर, तो वो इनर्ट होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो वो एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं तो वो लेबाइल रहता है। इस तरह से D8 कॉम्प्लेक्स यानी जहाँ पे कोई जगह ही नहीं है अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स के लिए, तो D8 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं ये लेबाइल होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनमें इनर्ट भी होते हैं, तो इस चीज़ को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब ये जो स्टेबिलिटी या काइनेटिक स्टेबिलिटी जिसे मैं बोलूँगा, लेबाइलिटी और इनर्टनेस, ये हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CFT, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।